पिछले कुछ दिनों में इन्फ्लेशन काफ़ी चर्चा में चल रहा है। आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में और न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस पे इन्फ्लेशन के बारे में देखा होगा। इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और अभी का करंट इन्फ्लेशन रेट 7% है। तो क्या आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, ये हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, आरबीआई का क्या रोल है इन्फ्लेशन में और किन कारणों की वजह से ये इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है। तो आज इस वीडियो में आपके इन सारे सवालों का जवाब देंगे हम। मैं सीए रुपिंदर कौर आप सबका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम इन्फ्लेशन की सारी डिटेल्स को डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक यूजफुल लग रहा हो तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन, जिससे कि हिंदी में महंगाई भी कहा जाता है, हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि पिछले साल अगर हम प्याज 50 रुपये पर केजी ले रहे थे और अभी इस साल प्याज का रेट बढ़कर हो गया है 60 रुपये पर केजी, तो हम बोल सकते हैं कि इसका प्राइस इन्फ्लेट हो गया है, महंगाई हो गई है 10 रुपीज़ पर केजी से। और अगर इसको हम परसेंट टर्म्स में कैलकुलेट करें तो ये आएगा 20% इन्फ्लेशन ऑन ऑनियन प्राइसेस। तो जब हम किसी देश के इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो वो किसी एक फैक्टर से तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हम बोले कि कपड़ों का प्राइस बढ़ गया है, हम बोले कि ऑयल का प्राइस बढ़ गया है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जब हम कंट्री का इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना जाते हैं तो हम एक पूरी बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो एक आम इंसान कंज्यूम करता है। तो अब इस बास्केट में क्या क्या इंक्लूड होगा? फूड होगा, ऑयल होगा, मेडिकल, एजुकेशन, क्लोथिंग, हाउसिंग, जो भी आप नॉर्मल ज़िंदगी में आपके यूज़ करते हैं, इन सब को मिला के एक बास्केट बनाई जाती है। और उस बास्केट को, आज की डेट के बास्केट को पिछले एक साल के बास्केट से कंपेयर करके देखेंगे कि कितने रेट्स में चेंजेस आए हैं। सपोज़ आप अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें पिछले साल जुलाई में आप 10,000 में ले पा रहे थे और अभी इस जुलाई में आप जब खरीदने गए तो आपको 11,000 रुपये देने पड़े सेम सर्विसेज और गुड्स के लिए। तो इसका मतलब है कि प्राइसेस जो हैं वो 1,000 रुपये से बढ़ गए, यानी कि 10% इन्फ्लेशन आ गया। तो जो कंट्री का इन्फ्लेशन होता है वो भी कुछ इसी टाइप से कैलकुलेट किया जाता है। इस बास्केट का नाम होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। सीपीआई में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो भी हम नॉर्मली कंज्यूम करते हैं वो होती हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक वेटेज चार्ट है सीपीआई का, जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट का कितना वेटेज है। और इसमें काफ़ी डिटेल में सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि फूड हो गया, पान हो गया, टोबैको हो गया, उसके अलावा क्लोथिंग, हाउसिंग, मेडिकल, एजुकेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिसलेनियस में आ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके ये कि सीपीआई इंडेक्स पे आया जाता है। अब एक साल का सीपीआई इंडेक्स दूसरे साल के सीपीआई इंडेक्स के साथ कंपेयर करके देखा जाता है कि कितने % से महंगाई बढ़ रही है। तो अभी हमने देख लिया कि कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि किन कारणों की वजह से ये इन्फ्लेशन हो रहा है। इन्फ्लेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें कि सबसे बड़ा कारण होता है डिमांड और सप्लाई। देखिए, जब भी किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके रेट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसको ख़रीदने वाले बहुत लोग हैं। इसको एग्जाम्पल के साथ समझा जाए तो जब भी हम दिवाली की शॉपिंग करने जाते हैं, सपोज़ एक होम डेकोर ख़रीदते हैं, तो दिवाली के टाइम उसके प्राइसेस आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दुकानदार को भी पता है कि अभी इसकी बहुत पीक डिमांड है, पीक सीज़न है इसका और लोग खरीदेंगे ही इसे, तो इसलिए वो प्राइसेस बढ़ा के बेचता है और हम खरीद भी लेते हैं। तो ये होता है डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन होना, और सप्लाई की वजह से भी इन्फ्लेशन हो जाता है। कई बार अभी मान लो कि बारिश अच्छी नहीं होने की वजह से फसल अच्छी नहीं हो पाई है, तो क्या होगा, जो भी फूड आइटम्स है, जो ग्रेन्स हैं, उनकी सप्लाई कम हो गई है, तो लेकिन कंजम्पशन तो है ही ना, कंजम्पशन तो बढ़ ही रहा है, तो उससे क्या होगा, सप्लाई कम होने की वजह से भी रेट्स बढ़ जाएंगे। तो ये है डिमांड और सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन होना। और नेक्स्ट इन्फ्लेशन हो सकता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब कि कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी बढ़ाना पड़ता है। सपोज मैं ये पेन मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, तो आज जो प्लास्टिक का रेट है वो 100 रुपये पर किलो है। अब आगे चल के मेरा जो रॉ मटेरियल है उसका रेट ही 150 रुपीज़ पर केजी हो जाएगा। तो मुझे जब ये पेन सेल करना होगा तो मैं इसको महंगे रेट पे ही बेचूंगी, क्योंकि इसके कॉस्ट ही इंक्रीज़ हो गई है। तो इसे कहा जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और भी बहुत सारे कारणों की वजह से इन्फ्लेशन हो सकता है, जैसे अभी हाल ही में जो यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है उसकी वजह से पूरा ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों के सप्लाईज कम होते जा रहे हैं।
अगर हमारे इंडिया की बात करें तो हम यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करते थे, तो अभी वॉर की वजह से हम उतनी क्वांटिटी में इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सप्लाई कम हो गया है, तो इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन होगा, रेट्स बढ़ जाएंगे। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि डॉलर की वैल्यू, सपोज़ आज $1 की वैल्यू है 75 रुपीज़ और कल को अगर उसकी वैल्यू 80 रुपीज़ हो जाती है, तो जब हम इंपोर्ट करने जाएंगे दूसरी कंट्री से तो हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे और इंपोर्ट्स महंगे होने की वजह से चीज़ें महंगे में बिकने लगेंगी, तो ये भी एक इन्फ्लेशन का कारण हो सकता है। क्योंकि अभी हम एक ग्लोबल इकोनॉमी में रहते हैं जहाँ पे एक कंट्रीज़ दूसरे कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स करती हैं, काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है हम दूसरी कंट्रीज़ पे, तो ये काफ़ी सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है। तो अब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होने से क्या होगा कि हमारी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। सपोज़ किसी की इनकम उतनी स्पीड में नहीं बढ़ रही है जितनी स्पीड में कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आप उतनी चीज़ें कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, आपको थोड़ी सी अपना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा और इकोनॉमी को भी ओवरऑल बहुत अफेक्ट होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्निंग बॉडी है आरबीआई। आरबीआई रेगुलर चेक करती है कि इन्फ्लेशन एक सर्टेन प्राइस बैंड में हो। आरबीआई का एक प्राइस बैंड जो उन्होंने डिसाइड किया है वो है 4% ±2%। इसका मतलब है कि 2% to 6% के बीच में टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट है। अगर इन्फ्लेशन इससे ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा इकोनॉमी को रिस्क हो सकता है। इन दैट केस फिर आरबीआई आती है और कुछ स्टेप्स लेती है। अब आरबीआई क्या स्टेप्स ले सकती है वो डिस्कस करते हैं हम। देखिए, फर्स्ट स्टेप जो आरबीआई लेती है, आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जिनका काम होता है पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करना। तो अभी के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो आरबीआई ने क्या किया, पिछले 2-3 महीनों में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने लगी। पिछली 2 पॉलिसीज़ में इंटरेस्ट रेट 4% से 4.9% बढ़ चुका है। तो आरबीआई के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है कि जो मार्केट में मनी चल रही है वो उसका सप्लाई कम हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से लोग लोन कम लेंगे और लोन कम लेने की वजह से कंजम्पशन थोड़ा नीचे हो जाएगा। और अगर कंजम्पशन और डिमांड डाउन हो गई तो इन्फ्लेशन कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसीलिए जब भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो आरबीआई क्या करती है, मनी फ्लो को कम कर सकती है इकोनॉमी से, जिससे कि डिमांड नीचे आ जाएगी। और सेकंड स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है वो है ऑयल के प्राइसेस को कम करने का। अभी पिछले कुछ टाइम में गवर्नमेंट ने ऑयल के प्राइसेस कम किए हैं, जिसकी वजह से भी इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है। तो आरबीआई ये सब स्टेप्स क्यों लेती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन अच्छा नहीं है, ऑन द अदर हैंड डिफ्लेशन भी अच्छा नहीं है। तो दोनों में बैलेंस बना के रखना होता है। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का एकदम ऑपोजिट होता है। जब किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो बहुत सस्ते में बिकने लगेगा, तो चीज़ों की वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो उससे क्या होगा, बिजनेसमैन्स को लॉस होने लगेगा, गवर्नमेंट को टैक्स लॉस होने लगेंगे। इसलिए डिफ्लेशन भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए आरबीआई की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रेगुलर चेक्स के साथ एक बैलेंस बना के रखे इकोनॉमी के बेटरमेंट के लिए। और देखिए, जो ये डिमांड बेस्ड इन्फ्लेशन होता है, इसकी वजह से बिजनेस हाउसेस को फ़ायदा होता है, क्योंकि चीज़ों की सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो बिज़नेस हाउसेस जिस रेट पे चाहे उस पर बेच सकते हैं। तो बिज़नेस हाउसेस को इससे फ़ायदा हो सकता है। ऑन द अदर हैंड कंज्यूमर का लॉस है ये, क्योंकि कंज्यूमर को ज़्यादा पे करना पड़ता है किसी भी चीज़ को परचेस करने के लिए। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ लेवल तक इन्फ्लेशन सही होता है इकोनॉमी के लिए, उसके लोगों के लिए, कंट्री की ग्रोथ के लिए, बट एक लेवल से ज़्यादा इन्फ्लेशन होना सही नहीं होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, जिसके लिए गवर्नमेंट और आरबीआई ऑलरेडी काम कर रही है। तो इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो। आपके व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।